हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि सामाजिक विज्ञान में पास होने का सबसे बेहतरीन ट्रिक। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं फिर भी हो जाएंगे पास, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। 101% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अभी तक आप समाज विज्ञान में कुछ भी नहीं तैयार है तो इस ट्रिक की मदद से आप बिल्कुल अच्छे नंबर ला सकते हो। यूट्यूब पर कहीं पे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ मेरे चैनल पे, इस बात का दावा करता हूं। देखिए, सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे टीचर आपको ये कहेंगे कि बहुत काफी पूरा काफी भर दोगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। काफी भरने से आप लोगों को नंबर नहीं मिलता है। आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होता है उसको लिखने का कुछ ट्रिक होता है। उस ट्रिक की मदद से अगर आप लिखते हो तो इस बात की गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि लाखों कापियां से अलग कापी आपकी दिखेगी और नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। पूरा का पूरा वीडियो देख के जाना और कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। इतना बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं कि सामाजिक विज्ञान में कॉपी कैसे लिखते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो मेरे प्यार जो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और हर एक क्वेश्चन का ट्रिक है मेरे पास। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको कैसे आप ट्रिक की मदद से लिखे हो, ठीक है। कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हो तो आप इस वीडियो की मदद से आप सामाजिक विज्ञान में पास हो जाओगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें हैं जो आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। पहली चीजें जो है, जो आपको बताना, ध्यान से आपको एक एक चीज पढ़ना है। सबसे पहला जो पॉइंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे गलती क्या करते हैं कि सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको छोड़ देते हैं। अब जब क्वेश्चन छोड़ दोगे मेरे प्यारे बच्चों ना, तो आपको जीरो के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अगर उस क्वेश्चन को कर दोगे तो 5 में से 3 नंबर भी मिलेगा, 5 में से 2 नंबर भी मिलेगा, लेकिन नंबर आपको एग्जामिनर देगा। और छोड़ दोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप नोट कर लो, अपने दिमाग में फिट कर लो कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि 15 मिनट टाइम रीडिंग पेपर। इसका मतलब होता है कि जो आपको शुरू के 15 मिनट दिए जाते हैं, आपको पेपर हल करने के लिए समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। आप सबसे पहले क्या करोगे कि 15 मिनट में पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप पढ़ोगे और वहीं पे ट्रिक लगा दोगे कि मुझे सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना है। पहले आप मार्क लगा दो कि ये सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं। पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैं 5 वाला प्रश्न करूंगा, इसके बाद 7 वाला प्रश्न करूंगा, इसके बाद 8 वाला प्रश्न करूंगा। अपना वही फिक्स कर लो कि मुझे सबसे पहले कौन सा प्रश्न करना है उसी 15 मिनट में। और उस प्रश्न को सबसे पहले करो। जो प्रश्न आपको बिल्कुल सही सही आंसर मालूम हो उनको सबसे पहले आपको करना है। यह बात अपने दिमाग में फिट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद दूसरा चीज क्या होता है कि आंसर लिखते समय पॉइंट बनाकर लिखना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे सामाजिक विज्ञान में क्या गलती करते हैं कि एक हेडिंग बना लेंगे और एक हेडिंग बनाकर वो क्या करते हैं कि 2 पेज में लगातार आंसर लिखना चालू करते हैं। यह काम आपको करना ही नहीं है। एग्जामिनर को मालूम चल जाता है कि आपने बनाकर लिखा है। आप आंसर जब भी लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज, जैसे कोई भी आंसर लिख रहे हो तो पहला पॉइंट इसमें 2 लाइन लिख दो, इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें 2 लाइन लिख दो, इसके बाद तीसरा पॉइंट इसमें 2 लाइन लिख दो, फिर चौथा पॉइंट 2 लाइन लिख दो। बनाकर ही लिख रहे हो ना, बनाकर भी लिख रहे हो ना, तो ऐसे ही लिखो। एग्जामिनर पॉइंट पे देगा विशेष ध्यान और पढ़ेगा ना तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि सही लिखा है आपने कि गलत। पॉइंट देखते हुए उसको समझ में आ जाएगा कि नहीं, लड़का बिल्कुल जेन्युइन है, जीनियस लड़का है, बढ़िया से पढ़ा लिखा है, इस तरह लिखा है। तो आपको आंसर कभी भी लिखना है सामाजिक विज्ञान में तो पॉइंट बनाकर लिखना है, ठीक है। यह काम आपको जरूर से जरूर करना है। तो यह हो गया दूसरी चीज। तीसरी चीज क्या होता है, चलिए उस पर ध्यान देते हैं। तीसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों यह है कि हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट इंपोर्टेंट वर्ड को, जो इंपोर्टेंट वर्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे इंपोर्टेंट वर्ड को आप इंपोर्टेंट वर्ड को ब्लैक पेन से लिखिए या ब्लू पेन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ब्लैक पेन से ही लिखोगे तो अच्छी बात है। अब ब्लू पेन से भी लिख देते हो ना तो बस उसके नीचे अंडरलाइन कर दो। हाईलाइट का मतलब होता है इंपोर्टेंट वर्ड। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन को बनाकर अगर आप 3 लाइन में लिख रहे हो तो 3 लाइन में जब आप क्वेश्चन को लिखोगे तो कम से कम 4 या 5 ऐसे वर्ड होंगे जो आपको बिल्कुल सही सही मालूम होंगे। 4-5 वर्ड तो बिल्कुल सही मालूम होंगे और उन्हीं वर्डों को आपको क्या कर देना है, उनके नीचे अंडरलाइन कर देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। एग्जामिनर जब भी आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर जब चेक होता है कॉपी, तो उसमें एग्जामिनर बस पॉइंट देखता है। तो उनको हाईलाइटेड किए रहोगे तो उन्हीं पॉइंटों को देखेगा और आपको नंबर देता चला जाएगा और वही फिक्स कर लेगा कि इस बच्चे को हमें 70 में 60 नंबर देना है कि 65 नंबर देना है। और इस बात का दावा करता हूं मैं कि जिस प्रकार बता रहा हूं वो सारे ट्रिक अगर आपने अपना लिया तो समझ लीजिए कि 60 या 65 नंबर से कम आने वाले नहीं आपके। और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मेरे प्यारे बच्चों 100 में आपके हो जाएंगे 90 और 95 नंबर।
ठीक है, यह काम आपको करना है। तो क्लियर हो गया, तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब देखिए चौथा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यह काम अगर आपने कर दिया तो समझ लीजिए कि आप टॉपर बन सकते हो। क्या है समाज विज्ञान में, कि देखिए फ्लो चार्ट बनाने का प्रयास करना। कोई भी आंसर जब दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग क्वेश्चन जब आप दे रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, चाहे कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी आंसर दे रहे हो, तो फ्लो चार्ट बनाना सीखिए। फ्लो चार्ट का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट का मतलब यह चीज होता है, जैसे आपका परिवहन के बारे में पूछ दिया, तो जैसे यहाँ पे अगर आपको पूछ दिया कि परिवहन क्या है, तो परिवहन में जैसे आपका एक स्थल परिवहन होता है, तो आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए, स्थल परिवहन, फिर बीच में ऐसे एरो का चिन्ह दीजिए, एक होता है जल परिवहन, इसके बाद फिर यहाँ पे दीजिए एक होता है आपका वायु परिवहन, ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। तो ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है। और फ्लो चार्ट जब आप बनाओगे ना, तो एग्जामिनर के पास लाखों कापियां होती हैं, अगर वो 100 कापी चेक कर रहा है और 101वीं कापी अगर आपकी होगी तो सबसे डिफरेंट होगी, और दावा करता हूं कि उसमें नंबर आपको पूरा का पूरा हो देगा, क्योंकि ऐसा कॉपी किसी की नहीं रहेगी। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं की कॉपी ऐसा लिख पाओगे, सबसे ज्यादा अंक मिलेगा आपको समाज विज्ञान में, इस बात का दावा है मेरा। ये नहीं कि एक हेडिंग डाल के 4-4 पैराग्राफ बस लिखते जाएं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया है, बनाकर लिखा है, और नंबर 1 नंबर से अधिक देगा भी नहीं आपको। ठीक है, तो यह फ्लो चार्ट बनाने का जरूर से जरूर आपको प्रयास करना है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को अपने दिमाग में पूरा का पूरा बैठा लीजिए। क्लियर है, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है उसे देखिए। देखिए चौथा पॉइंट क्लियर, पांचवा पॉइंट समझिए। पांचवा पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है कि हर आंसर के बाद 2 लाइंस का गैप दीजिए। बहुत ज्यादा इससे काफी जो आपकी साफ सुथरा दिखने में लगती है और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होता है। देखिए कोई भी अगर आप प्रश्न उत्तर कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए कि प्रश्न उत्तर आपने पहला कर दिया, तो प्रश्न उत्तर जब पहला आप कर रहे हो ना, तो आप जब इस आंसर खत्म हो रहा है तो 2 लाइन आप छोड़ने के बाद तब नीचे से आप प्रश्न उत्तर दूसरा की तरफ बढ़ेंगे। तो यह काम आपको करना है, ठीक है। हर एक प्रश्न उत्तर के बाद आपको 2 लाइन का गैप देना ही देना है, इस बात को आप नोट कर लो, ठीक है। जो आपको बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने दिमाग में फिट कीजिए, और समाज विज्ञान के पेपर में यही ट्रिक आपको अपनाना है, सबसे ज्यादा अंक मिलेंगे, इस बात का दावा करता हूं मैं। अगली ट्रिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसको समझिए। वो अगली ट्रिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टाइम मैनेजमेंट का। अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चों का कमेंट आएगा, जब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो कहेंगे कि सर मैं तो पेपर बहुत अच्छे से किया, लेकिन 5 क्वेश्चन छूट गया मेरा सर। कोई कहेगा कि मेरा सर 3 क्वेश्चन छूट गया। तो भाई छूट इसलिए गया क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट किया ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यह चीज होता है कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे लिखना है और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है, तभी आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। ये नहीं, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 2 नंबर वाले प्रश्न रहेगा तो 2 नंबर वाले प्रश्न को वो लिखेंगे 2 पेज में। 2 नंबर वाले प्रश्न को आप 2 पेज में लिखोगे तो पहली बात तो एग्जामिनर उसमें 1 नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 2 नंबर वाले प्रश्न 2 पेज में कभी हो ही नहीं सकते हैं। 2 नंबर वाले प्रश्न अधिक से अधिक 3 लाइन में होंगे, और आपने लिख दिया 2 पेज में बना बना कर, तो 2 पेज में लिख रहे हो तो समय भी नुकसान हो रहा है, तो आगे के प्रश्न और छूटेंगे कि नहीं। तो आपको मेरे प्यारों क्या करना है कि 3 घंटे 15 मिनट का समय है, तो 15 मिनट में तो पेपर ही पढ़ लोगे। 3 घंटे में आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखना है कि कौन से प्रश्न को कितना वर्ड में लिखना है, ठीक है, कितना समय उस पर देना है, ताकि 3 घंटे में मैं पूरे के पूरे प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाऊं। यह होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 नंबर वाले प्रश्नों को कितना लाइन में लिखना है, 4 नंबर वाले प्रश्नों को कितना लाइन में लिखना है, 6 नंबर वाले प्रश्नों को कितना लाइन में लिखना है। मैं लिख के लेकर आया हूं, अभी दिखा रहा हूं आपको, मैं कॉपी लिख के लेकर आया हूं, आपको दिखाऊंगा कि समाज विज्ञान की कॉपी कैसे लिखी जाती है। इसके बाद आप देखिए कैसे नंबर आपको नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें अप्लाई आपको करना है। तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको कॉपी दिखाता हूं कि कैसे सामाजिक विज्ञान की कॉपी लिखी जाती है। देखिए कॉपी कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि 20 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय यही 2 तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो जैसे प्रश्न पूछ दिया आपको कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, तो देखिए इसे फ्लो चार्ट की मदद से इस प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे। और ऐसा कोई नहीं लिखा होगा, इस बात का दावा करता हूं, जो इस वीडियो को देख के गए होंगे वही ऐसा काम कर पाएंगे। तो जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले आप पॉइंट बनाओगे, पहला पॉइंट लिखोगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं का उदय। आपने लिख दिया राष्ट्रवादी उदय की उदय, तो राष्ट्रवादी भावनाएं का उदय आपने पहला पॉइंट लिखा। एरो का चिन्ह देखे फ्लो चार्ट में। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि 1848 में निर्वाचित संसद बना। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखोगे कि राजशाही और फौज द्वारा दमन हुआ। इसके बाद
चौथा पॉइंट लिखोगे यहाँ पे कि प्रशासन का नेतृत्व किया गया। इसके बाद पांचवा ऑटोमान बिस्मार्क की भूमिका उसमें निभाई। इसके बाद छठवां तीन युद्ध हुआ और तीन युद्ध होने के बाद फिर जर्मनी साम्राज्य की घोषणा किया गया और लास्ट में 18 जनवरी 1871 को जो है वो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो देखिए इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। ऐसे अगर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 4 नंबर का आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। 4 में 4 नंबर एग्जाम में देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। इस बात का मेरा दावा है, 1 नंबर नहीं काट सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे बोलते हैं फ्लो चार्ट। यही काम आपको करना है। समझ में आ गया आप लोगों को फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? तो ऐसे बनाकर आपको लिखना है। इसके बाद और मैं प्रश्न दिखाता हूं आपको। देखिए एक प्रश्न और दिखाता हूं, ये भी आपका लघु उत्तरीय फिर दीर्घ उत्तरीय भी दिखाऊंगा ताकि आप वर्ड लिमिट का ध्यान रख पाओ। जैसे आपको प्रश्न दे दिया कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, 2 तर्क दीजिए। 2-2 नंबर का है। अब इसको क्या करेंगे कि 4 नंबर का प्रश्न हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि एक हेडिंग डाल के लगेंगे 2-3 पेज में लिखने, नहीं, सिंपल हेडिंग डालना है सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। अब देखिए पहली हेडिंग बस हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित, ठीक है। और उसमें मैंने बस 3 ही लाइन छोटा सा लिखा है कि सांप्रदायिकता सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए फिराक रहती है। बस हो गया, इतना ही आपको लिखना है। ये नहीं अब एग्जामिनर 2 नंबर इस पे आपको दे देगा, ये नहीं कि 2 नंबर के लिए आपको 1 पेज लिखना पड़ेगा बनाकर। वो जान जाएगा कि भाई 2 नंबर के लिए 1 पेज लिखा नहीं जाता है, 2 नंबर के लिए 2-3 लाइन ही काफी है। इसके बाद देखिए फिर दूसरी हेडिंग हमने क्या डाला यहाँ पे कि हिंसा, दंगा और नरसंहार। अब देखिए इसमें भी मैंने 3 बस लाइन छोटा सा डाला है और एग्जामिनर चेक करेगा 2 नंबर आपको दे देगा। यही होता है कॉपी लिखने का सही तरीका, जो समाज विज्ञान का यही है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस बनाकर लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, उनका प्रश्न भी लास्ट में छूट जाता है और 1 नंबर भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो यह काम आपको करना है, ऐसे लिखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि जो 6 नंबर वाले प्रश्न हैं उसको हम लोग कितने वर्ड में लिखते हैं और कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न पूछा है कि संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। अब 2 नंबर तो संघवाद में मिलेगा और 4 विशेषता पे 1-1 नंबर मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग संघवाद हेडिंग डालेंगे। संघवाद हेडिंग डालने के बाद बस इतना ही मैं लिखा हूं कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न अनुसंघीय इकाइयों के बीच बढ़ जाती है, जिसे हम संघवाद कहते हैं। बस भाई हो गया, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा इतना में। इसके बाद 4 विशेषता इसकी पूछा है तो लिखेंगे कि भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषता। बस 4 विशेषता में क्या लिखेंगे? पहला कि 2 से 2 अधिक स्तर, दूसरा होता है अलग अलग अधिकार क्षेत्र, तीसरा होता है मौलिक प्रावधानों के लिए बदलाव दोनों की सहमति, और चौथा होता है राजस्व के अलग अलग स्रोत। ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों। अब इन चारों की हेडिंग बना के 2-2 लाइन लिख दीजिए। अब इन चारों की हेडिंग मैंने बनाया है, देखिए। तो पहली हेडिंग है कि 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली क्या होता है, तो लिखेंगे कि वहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है। बस 1 नंबर मिल गया भाई आपको। इसके बाद दूसरा है अलग अलग अधिकार क्षेत्र। तो देखिए 3 लाइन मैंने लिखा है, 1 नंबर यहां से मिल गया। अब 1 नंबर के लिए क्या 1 पेज लिखोगे? एग्जाम को नहीं मालूम है कि 1 नंबर का है तो कितना लाइन होना चाहिए? तो ये होता है 1 नंबर का 2-3 लाइन बहुत काफी है। इसके बाद तीसरा है मौलिक प्रावधानों के लिए बदलाव दोनों की सहमति। लो भाई 1 नंबर यहां से भी मिल गया। इसके बाद है चौथा कि राजस्व के अलग अलग स्रोत, इसमें भी लिखा है, 1 नंबर मिल गया। आप बताइए कौन कौन सा ऐसा एग्जाम है जो 6 में 6 नंबर आपको नहीं देगा? पूरा इतना पॉइंट बनाकर आपने लिखा है। अब बहुत सारे बच्चे तो हेडिंग डालते ही नहीं है। अगर 6 नंबर वाला प्रश्न है तो वो बस संघवाद हेडिंग डालने के बाद पूरा का पूरा लिखना चालू कर देंगे। तो वो कौन सा तरीका भाई? उसमें नंबर मिलेगा? कभी नहीं मिल पाएगा। तो आपको पॉइंट बनाकर, हेडिंग बनाकर ऐसे लिखना है। जैसे मैं आप दिखाऊंगा लाइव प्रूफ, आपको लिख के लेके आया हूं अपने हाथों से, ताकि आप देख पाओ कि कैसे लिखा जाता है। अगर इस तरह अगर आप एग्जाम में लिखते हो तो मेरा दावा है 101% का कि समाज विज्ञान में आपसे बेहतर अंक कोई नहीं ला सकता है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मानचित्र कार्य, ठीक है, जो कि समाज विज्ञान में 10 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। 5 नंबर इतिहास से और 5 नंबर भूगोल से बनते हैं मानचित्र वाला। तो आज वीडियो में कंप्लीट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई भी यूट्यूबर जो होता है बस 5 या 7 क्वेश्चन कराता है, लेकिन मैं पूरे किताब के मैं बता रहा हूँ कि पूरे किताब के महत्वपूर्ण जितने भी आप लोगों के हैं सभी मानचित्र में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मानचित्र में भर के लेकर आया हूँ सारे प्रश्न, बहुत सारे मानचित्र, जितने भी मानचित्र से प्रश्न आते हैं सारे मैंने प्रश्न एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सबसे पहले इतिहास, ठीक है, इतिहास में आप लोगों का एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है उससे मानचित्र सिर्फ पूछता है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का कितने नंबर का पूछता है? वो 5 नंबर का। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से 5 नंबर के मानचित्र पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है भूगोल, और भूगोल में यहां पे 3 चैप्टर हैं। पहला है
संसाधन एवं विकास, और दूसरा चैप्टर है जल संसाधन, और तीसरा है कृषि। इन तीनों से मिलाकर कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का मानचित्र कार्य पूछता है। तो टोटल 10 नंबर के मानचित्र पूछते हैं। सबसे पहले हम लोग इतिहास वाला कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इतिहास में कवर करेंगे, और इतिहास में आप लोगों का पहला पॉइंट लिखो कि भारत में नव जागरण एवं स्वतंत्रता संघर्ष के केंद्र, ठीक है। और चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। अब जो देखो कितने प्रश्न बनते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आएंगे, 100% आएंगे, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। पहला प्रश्न है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ? तो देखिए आंसर में लिखा है अमृतसर। तो एक तो आप लोगों को उत्तर भी बताना है, साथ ही साथ मानचित्र में दिखाओगे तभी जाके 1 नंबर मिलेगा। आधे नंबर देखो, आधे नंबर आपको आंसर पे मिलते हैं और आधे नंबर आपको मानचित्र पे मिलते हैं, तब जाकर टोटल 1 नंबर मिलता है एक प्रश्न पे। तो वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, अमृतसर में हुआ था। अब इसको हम लोग देखेंगे मैप में कि अमृतसर का लोकेशन कहाँ है। तो आप मैप देख सकते हो, मैप है, और मैप में यह वाला लोकेशन आप देखो, यह वाला लोकेशन कहलाएगा अमृतसर। मैं लोकेशन दिखा देता हूं, आप इंडिकेट करके अच्छे से लिख लो। यह लोकेशन अमृतसर कहलाएगा। इसको मैं साइड करता हूं। लोकेशन समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? चंपारण में। अब चंपारण आपने बता दिया, आधे नंबर तो मिल गए, लेकिन चंपारण को आपको दिखाना पड़ेगा मैप में, तब जाके आधा नंबर और मिलेंगे। तो मानचित्र देखिए, यह वाला लोकेशन आप देख रहे हो, यह है लोकेशन आपका चंपारण। तो यहाँ पे इस तरह करके एरो का चिन्ह लगाकर यहाँ पे साइड में चंपारण लिख दीजिएगा। तो आधा नंबर यहां से कवर हो गए आपके। आगे बात करेंगे, 2 प्रश्न हमने अब तक कवर करा दिया आप लोगों को, और इससे बाहर नहीं पूछेंगे। आज की वीडियो से 10 नंबर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, कोई रोक नहीं सकता। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 3-4 बार देख के जाना, और 10 नंबर यहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। तो नमक कानून भंग किया था महात्मा गांधी कहां पे? दांडिये में। कहा? दांडिया। तो आधा नंबर तो मिल गया आंसर से, लेकिन दांडिया है कहाँ, इसको हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो दांडिया के लिए हम लोग यहाँ पे लोकेशन दिखाता हूं मैं आप लोगों को, देख लीजिए। ये मानचित्र है, यह वाला लोकेशन आपको दिख रहा है, यह दांडिया है, इसे हम बोलेंगे दांडिया। यहाँ पे इस तरह लिख दोगे तो आप लोगों के आधे नंबर और मिल जाएंगे, 1 नंबर मिल जाएगा। ये भी प्रश्न क्लियर हुआ। चौथा प्रश्न देखिए क्या है। वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया। तो वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया था, कहां पे? कलकत्ता में किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो मैं फालतू आपको बता रहा हूँ, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे एग्जाम में आएंगे। तो वह स्थान जहां असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकार किया गया, कलकत्ता में। तो आधा नंबर तो यहां से मिल गया, लेकिन कलकत्ता लोकेशन में है कहाँ उसको देखना पड़ेगा। तो देखिए यह वाला लोकेशन जो है वो कलकत्ता का है, तो चौथा वाला कलकत्ता। समझ में आ गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। तो सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह कहाँ हुआ? अहमदाबाद में, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो अहमदाबाद का लोकेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जल्दी से आप उसको नोट कीजिए। देखिए मानचित्र में यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है आपका अहमदाबाद। ये वाला लोकेशन दिख रहा है, यहाँ 5वां लिखा हूं मैं, 5वां का आंसर अहमदाबाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया। तो कौन सा वो घटना था जिसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया? तो वो घटना था चौरी चौरा कांड। तो चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ चौरी चौरा। तो यह वाला लोकेशन आप देख लो, यह वाला लोकेशन क्या है? चौरी चौरा। ये वाला लोकेशन आप देख रहे हो, ये चौरी चौरा है, ठीक है। यहाँ कुछ में यहाँ पे भी दिया होता, उत्तर प्रदेश इस वाले में भी दिया होता, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बिंदु इधर उधर हो सकता है, उससे कोई डाउट नहीं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। तो ये चौरी चौरा है। इसके बाद 7वां प्रश्न देखिए क्या है। 7वां है वह स्थान जहां किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ कि खेड़ा में। कहाँ पे?
खेड़ा जो कि पड़ता क्या है, गुजरात में पड़ता है। तो चलिए मैं गुजरात का आप लोगों को लोकेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है, ये वाला लोकेशन आप देख रहे हो, ये आपका खेड़ा। ये सातवां वाला प्रश्न है। तो ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, सातवां। एक प्रश्न और आठवां इसका बचा है। वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है, वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में। तो चलिए देखिए वाराणसी का मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है वाराणसी का लोकेशन, यह है आपका वाराणसी का लोकेशन। तो आठवां प्रश्न, 8 प्रश्न अब तक हमने क्या किया, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करा दिया। यहां तक क्लियर है। चलिए फिर उसी में दूसरा पॉइंट आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से प्रश्न बनते हैं। और पहला प्रश्न देखिए क्या है कि वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, मुंबई में। कहाँ पे हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मुंबई में। तो आधा नंबर तो यहां से मिल गया, लेकिन मुंबई कहाँ पे है उसको दिखाना पड़ेगा लोकेशन में। देखिए यह वाला लोकेशन जो है आप लोगों का मुंबई, तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तो 1920 में भी कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता का लोकेशन में दिखाता हूँ आप लोगों को, देखिए ध्यान से। यह वाला लोकेशन जो है वो कलकत्ता का लोकेशन है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, एक नंबर यहां से भी क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न है वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का हुआ था मुंबई में, तो इसका आंसर भी मुंबई ही है। तो मुंबई का लोकेशन तो मैंने पहले वाला आंसर में दिखाया ही था, तो वहीं से एरो खींचकर तीसरा वाला का आंसर लिख देंगे मुंबई, ठीक है। एक ही लोकेशन के दोनों आंसर हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए क्या है कि वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, मद्रास में। और 1920 में कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, तो मद्रास का मैं लोकेशन में आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आधे नंबर उसमें मिलेंगे। तो ये वाला लोकेशन जो है वो मद्रास का है, जल्दी से आप नोट कर लीजिए क्या है, मद्रास का। आगे बढ़ेंगे और पांचवा प्रश्न देखेंगे। पांचवा प्रश्न है वह स्थान जहां वर्ष 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। सबको डेट वाइज याद करना है आप लोगों को, ठीक है। 1929 में कहाँ हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, लाहौर में, ठीक है। लाहौर देख लो आप, ये वाला लोकेशन जो है वो क्या है, लाहौर है। पांचवें का आंसर यहाँ पे होगा, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। एक स्थान और बचा है यहाँ पे, देखिए क्या है। वह स्थान जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग का वर्ष 1916 में समझौता हुआ, तो वो हुआ था लखनऊ में। कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में, जो कि यहाँ पे आप लोगों का लखनऊ है। देखिए कुछ मानचित्र में यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, इंडिया इसमें दिखाई गया है, ठीक है। तो आप इसमें भी आप बना सकते हो, कुछ में यहाँ पे दिखाई गया। तो आपको कोई टेंशन नहीं, जो होते हैं बिंदु आपके इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पूरे मिलेंगे। अलग अलग मानचित्र के कोई बड़ा मानचित्र दे देता तो उसमें ये ग्राफ जो होते हैं बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटा मानचित्र दे देता तो उसमें ग्राफ छोटे छोटे हो जाते हैं, तो बिंदु इधर उधर हो जाता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात आपको नहीं है। लोकेशन आप ये वाला देखिएगा, लखनऊ। क्लियर है। चलिए अब आएंगे इतिहास का काम खत्म। इतिहास का काम बिल्कुल क्या हो गया, खत्म हो गया। अब यहां से भूगोल। इतिहास के उतने प्रश्न अगर आपको तैयार है तो 5 नंबर के मानचित्र आप बिल्कुल आप आसान तरीके से कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आ गया भूगोल। अब भूगोल में पहला जो हम लोगों को चैप्टर कवर करेंगे, संसाधन एवं विकास से। संसाधन एवं विकास से हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और पहला प्रश्न संसाधन एवं विकास से पूछता है यहाँ पे कि भारत के राजनीतिक मानचित्र पे आपको दर्शाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 प्रकार के मृदा के प्रकार पूछता है, ठीक है। मृदा के प्रकार पूछता है आप लोगों को, तो मैं 5 प्रकार की मृदा का प्रकार आपको बता देता हूँ, और वही मानचित्र में पूछता है। जैसे पूछेगा कि काली मृदा का लोकेशन बताओ, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, लोकेशन बताओ। तो काली मृदा का लोकेशन यह है, ठीक है, ये पहला वाला। दूसरा, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। दूसरा जो प्रकार होता है मृदा का, मरुस्थलीय या शुष्क मृदा होता है, जो कि यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। दूसरा हो गया मरुस्थलीय या शुष्क मृदा। तीसरा कौन प्रकार होता है, तो तीसरा होता है पर्वतीय मृदा, जिसे हम लोग वन मृदा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका लोकेशन यह है, पर्वतीय मृदा, वन मृदा। चौथा जो मृदा का प्रकार होता है वो होता है पर्वतीय मृदा या वन मृदा, ठीक है।
तो चौथा भी आप लोगों का वही प्रकार है, पर्वतीय मृदा या वन मृदा। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए चौथा का। और पांचवा है आप लोगों का जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा जिसे बोलते हैं। तो पांचवा हो गया जलोढ़ मृदा। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे पांचों मृदाओं के हमने नाम यहाँ पे आप लोगों को बता दिया लोकेशन सहित। तो यहाँ पे पहला पॉइंट तो यहाँ से बनता है। इसके बाद संसाधन विकास कवर हुआ। अब जल संसाधन से प्रश्न बनते हैं। किससे बनते हैं? जल संसाधन से। जल संसाधन में पूछेगा कि दिए गए मानचित्र पर निम्न बांधों को चिन्हित कीजिए। बांध से एक प्रश्न तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, बांध से। तो चलिए बांध वाला मैं प्रश्न आप लोगों को कवर कराता हूं। जैसे यहाँ पे पूछेगा आपसे ना कि हीराकुंड बांध बताइए, तुंगभद्रा बांध किस लोकेशन पे है, भांगड़ा या नागल बांध बताइए, चौथा सलाल बांध, पांचवा टिहरी बांध और छठवां सरदार सरोवर बांध और सातवां राणा प्रताप सागर बांध। 7 प्रकार के बांध है और सातों प्रकार के बांधों का मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, तो हीराकुंड बांध का लोकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ध्यान से आप लोग। पहला आप लोगों का हीराकुंड बांध, यहाँ पे मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ये वाला लोकेशन हीराकुंड बांध का है, जल्दी से आप लोग बस नोट करते रहिए। ये हीराकुंड बांध। दूसरा तुंगभद्रा बांध, तो तुंगभद्रा बांध का मैं लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला लोकेशन जो है वो तुंगभद्रा बांध का है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो भागड़ा नागल बांध, तो भागड़ा नागल बांध ये वाला लोकेशन, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो ये भागड़ा नागल बांध का, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का चौथा जो आता है वो सलाल बांध आता है, ठीक है। सलाल बांध बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो सलाल बांध का लोकेशन आप जल्दी से लिख लो, यहाँ पे ये वाला लोकेशन सलाल बांध का है। पांचवा है टिहरी बांध, टिहरी बांध यहाँ पे आइए, ये वाला लोकेशन जो है वो टिहरी बांध का है। पांचवा में देखिए टिहरी बांध लिखा है। इसके बाद आपका सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध ये वाला लोकेशन है। ये देखिए ये वाला लोकेशन जो है सरदार सरोवर बांध का है। जल्दी से आप वहां पे ट्रिक लगा लीजिए। इसके बाद आप लोगों का राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध यहाँ है, यहाँ से मैंने एरो देके यहाँ पे लिखा है राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पे बांधों से यहाँ पे 7 प्रकार के बांध पूछे जाते हैं, इसमें से कोई एक ही बांध आप लोगों को देगा। इसके बाद आइए कृषि में, ठीक है। इसके बाद कृषि से प्रश्न क्या पूछे जाते हैं उसको देखते हैं हम लोग। देखिए कृषि से प्रश्न आपसे पूछेगा कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? पंजाब। क्या है? पंजाब है। तो पंजाब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पंजाब का लोकेशन क्या है, यहाँ पे ये वाला लोकेशन पंजाब का लोकेशन कहलाता है। इसके बाद है दूसरा कि सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य, तो सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल का लोकेशन दिखाएं, देखिए यहाँ पे है पश्चिम बंगाल का लोकेशन। तो आधा नंबर उसमें मिलेगा, आधा नंबर इसमें मिलेगा। पश्चिम बंगाल का लोकेशन आपको नोट कर लीजिए। इसके बाद है आप लोगों का तीसरा, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। तो कर्नाटक का मैं लोकेशन आपको दिखाता हूँ। ये वाला लास्ट वाला लोकेशन देखिए, कर्नाटक का ये लोकेशन है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। चावल का सबसे उत्पादक राज्य जो कि बिहार है। चावल का सबसे उत्पादक राज्य है बिहार, और बिहार में दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला लोकेशन जो है बिहार का है। चावल का सबसे उत्पादक राज्य बिहार। इसके बाद है पांचवा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात है। क्या है? गुजरात। तो गुजरात को मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को लोकेशन में, ये वाला लोकेशन जो है गुजरात का है। तो यहाँ पे मैंने मानचित्र के सभी प्रश्न आप लोगों को करा दिए, जितने भी प्रश्न बनने वाले थे। यहाँ पे इतिहास के 5 नंबर के मैंने कवर करा दिए और भूगोल के मैंने कवर करा दिया। अगर वीडियो आपने पूरा अच्छे से देखा होगा तो 10 नंबर आप लोगों का कहीं पे भी नहीं जाएगा। 10 नंबर में 10 नंबर आप लोगों का आएगा, 1 नंबर भी छूटेगा नहीं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।